जय हिंद दोस्तों। तो आपको स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, जो कि यह जो टॉपिक है वह 7th क्लास के विज्ञान का बुक है, उसी से लिया गया है यह टॉपिक को। ये टॉपिक को आप जो है सो चाहे वो 7th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, सभी प्रकार के स्टूडेंटों के लिए सबसे ज़्यादा मात्रा में हेल्पफुल करेगा यह वीडियो। आपको अम्ल, क्षार और लवण का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि अम्ल क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्षार क्या होता है। उसी तरह से हम क्षार के पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ लेंगे, सूचक के बारे में पढ़ लेंगे कि सूचक क्या होता है, कौन कौन सा सूचक होता है, मानव निर्मित कौन सा सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में लवण का अम्ल की क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे वायुमंडल में किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। जब आप 7th क्लास के जो विज्ञान का बुक है उसमें जाइएगा तो आपको शायद तीसरा या चौथा नंबर चैप्टर है, उसी में आपको यह चैप्टर दिखेगा, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में कि आखिरकार ये अम्ल क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अम्ल होता है वह कैसा होता है, तो अम्ल यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और अम्ल जो होता है जिसका स्वाद कैसा होगा, तो खट्टा होगा। कैसा होगा, तो स्वाद होगा। जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। लेकिन अगर हम बात जब भी करेंगे अम्ल के बारे में कि जिसका स्वाद खट्टा होगा, जिसका स्वाद खट्टा होगा, सौर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, तो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, तो सौर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, तो अम्ल कहेंगे। जिसका स्वाद खट्टा होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो अम्ल कहेंगे। और अम्ल जो होता है वह किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो अम्ल जो बना है वह लैटिन शब्द एसियर से बना है। एसियर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, हम उसे क्या कहेंगे, तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। हम जब बात करते हैं अम्ल की प्रकृति के बारे में कि अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्ल हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको तो अम्ल की रासायनिक प्रकृति। इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। एसिडिटी होती है, एसिडिक होती है, सॉरी, कैसी होती है, तो एसिडिक होती है। जब भी आपसे पूछे कि अम्ल की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो आप हमेशा बोलिएगा कि अम्ल का जो रासायनिक प्रकृति होता है वह कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है। तो जब हम कई बात करते हैं जल को अम्ल के साथ मिलाने की, जब हम जल को अम्ल के साथ मिलाते हैं, जल को अम्ल के साथ मिलाते हैं, तो मिलाने वाले शब्द को ही केमिस्ट्री के भाषा में यानी साइंस के भाषा में इसे कहते हैं अभिक्रिया करना। क्या करना, अभिक्रिया करना। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपसे कभी पूछे कि अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो वह क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। जब आपसे पूछे कि अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। आगे समझ में। तो हम इसे आसान भाषा में क्या बोलेंगे, जब हम जल को अम्ल के साथ मिलाएंगे, जल को अम्ल के साथ घोल बनाएंगे, तो उसमें हम क्या प्राप्त होगा, तो क्या मुक्त होगा, तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा। कोई दिक्कत, आगे समझ में, आगे बढ़े। अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल होते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अम्ल, जैसे नींबू हो गया, दही हो गया, संतरा हो गया, उसके साथ साथ में संतरा हो गया, कच्चे आम हो गया, इमली हो गया इत्यादि। इन सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है। यानी इन सभी पदार्थों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, तो खट्टा होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अम्ल, इसके अंदर जो पाए जाने वाली प्रकृति आती है, जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। तो अब हम चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं
जिसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप हमेशा सुनिएगा अगर कि एक सबसे फेमस पदार्थ के बारे में सुने होंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपसे पूछे कि सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, तो एसिटिक अम्ल बोलिएगा। कौन सा बोलिएगा, एसिटिक अम्ल बोलिएगा। तो चलिए कुछ ऐसे पदार्थ है जिनके बारे में लिख लेते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हम क्या करते हैं कि एक बगल हम पदार्थ लिख देते हैं और एक बगल उसमें पाए जाने वाले अम्ल वो लिखते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाएगा उसके बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं सिरका से। सिरका को अंग्रेजी में कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं, तो विनेगर कहते हैं। आपसे पूछे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा सिरका में पाया जाता है एसिटिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछे पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक सेकेंड। तो क्या बात कर रहे थे कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक। क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद हम देखते हैं नींबू हो गया, संतरा हो गया इत्यादि, इसके जैसे खट्टे फलों में, इनके जैसे खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, और इन जैसे खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक बोलो या फिर इसको बोल सकते हैं साइट्रिक। क्या बोलते हैं, तो साइट्रिक बोल सकते हैं। क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में पाया, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कच्चे आम, इमली, कच्चे आम हो गया, इमली हो गया, अंगूर हो गया, इन सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो इन सभी खट्टे फलों में पाया जाता है टार्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, तो टार्टिक। इन सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो टार्ट्रिक, रहर्स का री होता है यहाँ पे। क्या पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कुछ ऐसे पदार्थ है जिनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू संतरा जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, दही में ऑक्जेलिक अम्ल, चिट्ठी के डंक में फार्मिक अम्ल, कच्चे आम, इमली, अंगूर, इनमें क्या पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अब कुछ ऐसे और पदार्थ है जिनके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके रोका करके लिख लीजिएगा। अगर हो गया होगा, लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फल है उसके बारे में देख लेते हैं, आंवला के बारे में। आंवला में जो है ना, आंवला में वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और यह एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत अच्छा होता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा अम्ल है, तो ये कौन सा फल है, तो आंवला है। कौन सा है, तो आंवला है। तो हम बोल सकते हैं ना कि एस्कॉर्बिक अम्ल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। क्या पाया जाता है, तो
विटामिन सी पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो विटामिन सी की पूर्ति करता है, तो कौन सा होगा ऑप्शन में? अगर एस्कॉर्बिक रहेगा तो कौन सा मरेगा? एस्कॉर्बिक मरेगा। कोई दिक्कत आ गया? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा फंसा करके कि बताइए कि जब चींटी किसी मनुष्य को काटता है या काटती है तो उस चींटी के द्वारा डंक से निकलने वाले जो अम्ल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? तो हम वहाँ पे बोलेंगे फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो फार्मिक अम्ल बोलेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। तो ये था, हम अम्ल के बारे में पढ़े कि अम्ल क्या होता है, किस शब्द से बना हुआ है, कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार को अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं। यानी क्षार वैसे पदार्थ होता है जिसका स्वाद कैसा होता होगा? तो कड़वा होता होगा। कैसा होता होगा? तो कड़वा। जिस तरह से हम अम्ल पढ़ते थे तो अम्ल में क्या बोलते थे कि जिसका स्वाद खट्टा होगा हम उसे अम्ल कहेंगे। यहाँ पे क्षार में क्या पढ़ेंगे? जिसका स्वाद कड़वा होता होगा, जिसका स्वाद कैसा होगा? तो कड़वा होगा, हम उसे क्या कहेंगे? तो क्षार कहेंगे। वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तो क्षार कहेंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद होता है कड़वा। जैसे कि आप देखेंगे करेला हो गया, नींबू हो गया, सरफ हो गया, साबुन हो गया, इन सभी का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। कैसा होता है? तो कड़वा होता है। अब हम बात करते हैं कि क्षार का रासायनिक प्रकृति कैसे होता है। क्षार का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो क्षार की रासायनिक प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। जब आपसे पूछेगा कि क्षार को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ मिलाते हैं क्षार को, तो क्या प्राप्त होता है? जिस तरह से अम्ल में जल के साथ अभिक्रिया कराते थे तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता था, उसी तरह यहाँ पे क्षार में जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तो OH माइनस प्राप्त होता है। OH माइनस को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन क्या कहते हैं उसको? तो हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आयन प्राप्त होता है वो ऋण आयन प्राप्त होता है, लेकिन जो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते थे जल को तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता था, जो कि वह प्रकार का धन आयन था। कैसा था? तो धन आयन था। कोई दिक्कत? आगे समझ में? अब जब आपको पकड़ना होगा कि अम्ल कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब कभी भी अम्ल और क्षार को पकड़ना हो तो वहाँ पे लिखा रहेगा हाइड्रोक्साइड। जैसे ही किसी पदार्थ में हाइड्रोक्साइड चर्चा कर दिया, इसका मतलब है कि वह कौन सा पदार्थ होगा? तो क्षारीय पदार्थ होगा। ये पहचानने के सबसे आसान तरीका होता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें क्षार पाया जाता है। तो हम एक बगल क्या लिखेंगे? पदार्थ लिखेंगे, और एक बगल लिखेंगे पाए जाने वाला क्षार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साबुन से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? तो साबुन हो जाएगा, नीम हो जाएगा, करेला हो जाएगा, सर्फ हो जाएगा। ये सभी के सभी चीज क्या है? तो ये सभी के सभी इत्यादि क्षार है। क्या है? तो क्षार है। अब हम समझते हैं कि साबुन में कौन सा अम्ल कौन सा क्षार पाया जाता है। तो साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम बोलेंगे ना कि साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो साबुन में जो क्षार पाया जाता है उसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। जब आपसे पूछे कि चूने का पानी या फिर आपको बोलेगा दूधिया चूना, चूने का पानी बोले चाहे दूधिया चूना बोले, बात बराबर ही है। तो जब आपसे पूछे कि चूने के पानी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सॉरी हमेशा अम्ल ही बुलाते हैं, क्योंकि अभी अम्ल पढ़ के हैं तो हमेशा अम्ल ही याद रहता है। तो क्या बोलेंगे? चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो चूने के पानी में जो क्षार पाया जाता है हम उसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं उसको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं कांच को साफ करने के लिए, जैसे आप देखते होंगे खिड़की वाले कांच हो गया या फिर नॉर्मल जो कांच होता है जो घर में शीशा लगा होता है, उस शीशा को साफ करने के लिए जो अपमार्जक होता है, उस अपमार्जक में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो उस अपमार्जक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, खिड़की की कांच साफ करने में, कांच साफ करने में जो अपवर्जक होता है उसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। आप एक बार वीडियो को रुका करके यानी पॉज करके आप इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए आप लिख लिए होंगे। एक दो और ऐसे पदार्थ है जिनके में देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्षार पाया जाता है। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ रहेगा पदार्थ, यहाँ रहेगा क्षार। चलिए शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के बारे में, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, तो दूधिया मैग्नीशियम के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर इसको क्या बोलते हैं, तो दूधिया मैग्नीशियम। तो दूधिया मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, तो दूधिया मैग्नीशियम में जो पाया जाता है हम उसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं उसको, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या लिखेंगे उसको, तो एक सेकेंड, यहाँ पे दीर्घ करेगा, यहाँ पे कौन होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे उसको, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये चार चीज हमेशा याद रखिएगा, ये 2 3 और ये 4, ये 4 पदार्थ के बारे में खास के याद रखिएगा। ये जो 4 पदार्थ जो है वो खास करके हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर उसका दूसरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या बोल देगा आपको, खिड़की की जो कांच होती है उसको साफ करने के लिए या फिर कांच को साफ करने के लिए जो अपमार्जक होता है, उस अपमार्जक में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो कौन सा होगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। और जब हम बात करते हैं ये दूधिया मैग्नीशियम में, तो दूधिया मैग्नीशियम पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया ही मैग्नीशियम का दूसरा नाम एक और है, इसके हम एक और नाम कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ही कहते हैं। चाहे दूधिया मैग्नीशियम बोले, बात क्या है, तो दोनों का दोनों बराबर है, MgO। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको अम्ल और क्षार पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका क्या मिलेगा आप देखने को, कि जहाँ पे हाइड्रोक्साइड जुड़ा रहेगा, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आपको दिखेगा, आप आंख बंद करके टिक करिएगा कि कौन सा चीज़ होगा, तो वो क्षार होगा। कौन सा चीज़ होगा, वो चीज़, तो वो चीज़ क्षार होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक के बारे में। हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, तो हम अगला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी पदार्थ को पता करना है कि यह पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, तो हम उसे हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं, तो सूचक। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में, जिसे हम कहते हैं सूचक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सूचक आखिरकार होता क्या है, तो चलिए हम पता करते हैं, पढ़ते हैं सूचक के बारे में कि ये सूचक को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। सूचक ये क्या है, सूचक का मतलब ही होता है जिसका काम होगा अम्ल और क्षार का पता लगाना, यानी अम्ल और क्षार का परीक्षण करना, उसे क्या कहते हैं, तो सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सूचक कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मेन कार्य क्या होगा, इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो अम्ल और क्षार का पता लगाना, उसे हम क्या कहेंगे, तो सूचक कहेंगे। परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वैसी पदार्थ
जो अम्ल और क्षार का परीक्षण करता हो या अम्ल और क्षार के बारे में बतलाता हो या अम्ल और क्षार का पता लगाता हो, हम उसे कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? तो सूचक कहते हैं। सूचक को अगर अम्ल में रखे चाहे क्षार में रखेंगे तो यह कैसा करता है? तो अपना रंग को परिवर्तित करते रहता है। तो यानी सूचक जो होता है वो किस तरह से अम्ल और क्षार के बारे में बताता है? तो सूचक जो होता है वह रंग परिवर्तन करके, क्या चीज परिवर्तन करके, यह पता कैसे लगाता है? यह पता कैसे लगाता है? तो यह पता कैसे लगाता है? तो हम क्या बोलेंगे? यह अपना रंग परिवर्तन करके। क्या करके? रंग परिवर्तन करके। यानी कि हम इसको अम्ल में रखेंगे तो कोई और रंग रहेगा, अब क्षार में रखेंगे तो फिर से कोई और रंग हो जाएगा। तो हम उसे क्या कहते हैं? तो सूचक कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि सूचक कौन कौन सा होता है। एक सूचक होता है प्राकृतिक सूचक भी होता है और एक होता है मानव निर्मित सूचक भी होता है। तो प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार ये कौन कौन सा होता है। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति ने बनाया, जो खुद से बना हो, और मानव निर्मित सूचक ये होता है जिसका निर्माण मानव ने किया हो। जिसका निर्माण किसने किया हो? तो मानव ने किया हो। तो हमें 7th क्लास के बुक में क्या पढ़ना है? तो प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन सा सूचक लेते हैं? एक सूचक लेते हैं जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है उसका प्राकृतिक सूचक का, लिटमस पत्र के बारे में। लिटमस पत्र के बारे में ये जानते हैं आखिरकार ये लिटमस पत्र क्या होता है। तो लिटमस जो पत्र होता है ना, वो लिटमस पत्र एक पौधा से बनाया जाता है। एक पौधा से इसको प्राप्त किया जाता है जिसे हम कहते हैं लाइकेन के पौधा। तो लाइकेन से ही लिटमस पत्र को क्या किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि लिटमस पत्र जो होता है एक सबसे सामान्य सूचक है, सबसे साधारण सूचक है, जो सर्वाधिक मात्रा में इसका यूज किया जाता है। जिसको कहाँ से निकाला जाता है? तो कहाँ से निकाला जाता है या कहाँ से प्राप्त किया जाता है या कहाँ से बनाया जाता है, सबका मतलब एक ही हुआ। तो कहाँ से बनाया जाता है? तो लाइकेन के पौधा से। लाइकेन के पौधा से ही इस सूचक को कौन सा सूचक को? तो लिटमस पत्र को बनाया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि लाइकेन के पौधा से जब हम लिटमस पत्र को बना लिए तो इसे हम अम्ल में रखेंगे तो कैसा होगा, क्षार में रखेंगे तो कैसा होगा, या फिर इसको शुद्ध वाटर में रखेंगे तो कैसा होगा, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो चलिए, जब हम लिटमस पत्र के बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका रंग जो होता है फीका जैसा होता है। नॉर्मली ये लिटमस पत्र का जो रंग होता है वो फीका होता है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं आसूत जल में रखें, आसूत जल बोले, डिस्टिल्ड वाटर बोले, शुद्ध जल बोले, सबका सब चीज एक ही मतलब है। आप सभी लोग अशुद्ध जल देखे होंगे, आप सभी के सभी लोग शुद्ध जल देखे होंगे, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर को आप लोग सभी के सभी देखे होंगे। जब कभी भी आप देखिएगा डॉक्टर को, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सिरिंज में जो पानी भरते हैं, जो छोटा छोटा डब्बा में पानी रहता है, वह एक प्रकार का डिस्टिल्ड वाटर होता है, वही डिस्टिल्ड वाटर होता है, यानी वही शुद्ध पानी होता है, यानी वह अशुद्ध जल होता है। तो उस जल में जब हम लिटमस पत्र रखते हैं ना, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो हल्का जामुनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो हल्का सा जामुनी हो जाता है। लेकिन जैसे ही लिटमस पत्र को अम्ल में डाल देंगे, कैसे डालेंगे? तो अम्ल में डाल देंगे, तो अम्ल में डालते ही इसका रंग चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग हो जाता है लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो लाल रंग का हो जाता है। और जब हम इसको क्षार में डाल देते हैं ना, यानी क्षार में डालते हैं, लिटमस पत्र के ऊपर क्षार डालते हैं या क्षार में इसको डाल कर निकालते हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो नीला रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो नीला रंग होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि लिटमस पत्र का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो क्षार के कारण होता है। और नीला रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग अम्ल के कारण होता है और नीला रंग क्षार के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्षार के कारण होता है। तो देखिए लिटमस पत्र कैसे अम्ल और क्षार के बारे में पता लगा दिया। तो अपना रंग परिवर्तन किसने किया? कहीं पे लाल बता रहा था, कहीं पे नीला दर्शा रहा था, तो कहीं पे हल्का जामुनी दर्शा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम अम्ल को अलग अलग पदार्थों में रखते गए उसका रंग अलग अलग होता चला गया। जैसे
अम्ल में रखे तो लाल हो गया, क्षार में रखे तो नीला हो गया, शुद्ध पानी में रखे या फिर अंग्रेजी में उसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर में रखे तो इसका रंग हल्का सा जामुनी हो जाता है। तो चलिए इसको वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको थोड़ा सा उतार लेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कि लिटमस पत्र से संबंधित कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब हम लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र के रूप में बदलना है तो हमें कौन सी पदार्थ को मिलाना पड़ेगा? अम्लीय पदार्थ को, क्षारीय पदार्थ को, या फिर क्या बोलते हैं उसको उदासीन पदार्थ को, जिसे जैसे जल हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बोले हैं कि नीला को लाल करेंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं तो अम्ल को मिलाते हैं। क्या बोलते मिलाते हैं तो अम्ल को मिलाते हैं। और लाल को नीला लिटमस पत्र बदलना हो तो वहां पे क्या करेंगे तो क्षार करेंगे। क्या करेंगे तो क्षार डालेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लाल से अगर हमको नीला बनाना हो तो हम यहाँ पे डालेंगे क्षार, और नीला से लाल बनाना हो तो हम यहाँ पे डालेंगे अम्ल। क्या डालेंगे? अम्ल। तो यही होता है लिटमस पत्र का मेन कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम अगला सूचक के बारे में पढ़ते हैं। एक अगला सूचक होता है हल्दी। आप लोग सब लोग घर में देखे होंगे हल्दी, जो खाना बनता है उसमें यूज किया जाता है हल्दी। तो जब आप देखिएगा हल्दी, तो हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है ना। तो जैसे ही हम हल्दी को अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है तो चेंज होने लगता है, हल्का सा भूरा जैसा होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम अम्ल को क्या करते हैं कि क्षार में डालते हैं ना, क्षार में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है तो लाल हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह एक प्रकार का कैसा सूचक है तो प्राकृतिक सूचक है। इसको हम क्षारीय विलयन में डालते हैं। क्षारीय विलयन डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है तो लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है तो लाल हो जाता है। यहाँ पे एक शब्द आ गया विलयन। अब बोलेगा कि भाई विलयन कौन चीज होता है? तो विलयन का मतलब होता है घोल। क्या होता है? घोल। जैसे कि हम लोग घोल बनाते होंगे शरबत, चीनी, नींबू, पानी, नमक, तो ये एक प्रकार का घोल है कि नहीं है? उसी तरह जब हम क्षारीय घोल को, तो क्षारीय घोल हम प्राप्त करते हैं और उसको हम हल्दी में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है तो लाल हो जाता है। आपको अगर आसानी से करना है इसका प्रैक्टिकल तो आप घर में क्या करेगा, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिएगा और थोड़ा सा साबुन का घोल ले लीजिएगा या फिर शैम्पू का घोल ले लीजिएगा या सर्फ का घोल ले लीजिएगा और उसको हल्दी पे मिलाइएगा। हल्दी में मिलाइएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा तो लाल हो जाएगा। हल्दी को अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिक। क्या कहते हैं तो टर्मिक कहते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि हल्दी को हम क्षारीय विलयन में रखते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है तो लाल हो जाता है। अब एक अगला है प्राकृतिक सूचक। कौन सा है तो एक अगला प्राकृतिक सूचक है गुड़हल। एक अगला प्राकृतिक सूचक है गुड़हल। गुड़हल को अंग्रेजी में कहते हैं चाइना रोज। क्या कहते हैं तो चाइना रोज कहते हैं। आप गुड़हल देखे होंगे जो गुलाब का फूल अड़हुल का फूल होता है जिसे हम कहते हैं हिबिस्कस। तो अड़हुल का फूल 2-3 तरह का होता है। एक होता है सिंगल पत्ता फूल, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल फूल रहता है। एक होता है बहुत सारा घना रहता है। तो जो घना वाला होता है उसे हम कहते हैं गुड़हल। गुड़हल को हम जैसे ही क्या करते हैं, गुड़हल की जो पंखुड़ी होता है उसको हम अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग कैसा होता है तो गुलाबी होता है। कैसा होता है तो गुलाबी होता है। इसको अगर हम अम्ल डालेंगे ना तो गहरा गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा तो गहरा गुलाबी हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेजेंट। क्या कहते हैं तो मेजेंट कहते हैं। मेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं तो मेजेंट। तो हमेशा याद रखिएगा गुड़हल का रंग मेजेंट किस पदार्थ में रखने से होता है तो अम्लीय जैसे पदार्थ में रखने पर होता है। आगे बढ़े। और जैसे ही इसको हम क्षार में रखते हैं, गुड़हल को हम क्षार में डाल देंगे ना तो इसका रंग कैसा हो जाता है तो हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है तो हरा हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, गुड़हल को क्षार वाले विलयन में डालेंगे तो हरा होगा
और गुड़हल के पंखुड़ियों से बनाया जाता है। गुड़हल को डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। आप अगर सोचे कि हम डायरेक्टली फूल को लाए तोड़ करके और उसमें हम अम्ल मिला देंगे, चाहे अम्ल मतलब नींबू का रस डाल देंगे तो उसका हो जाएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। उससे गुड़हल के पंखुड़ियों को तोड़ करके उसको पीसा जाता है, उसका पेस्ट निकलता है, मतलब कि पानी उसका पेस्ट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा उसमें से, तो उसका रंग आ गया उस पानी में। तो उस घोल को अगर हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो गहरा गुलाबी हो जाएगा, यानी जिस अंग्रेजी में कहते हैं मेजेंट। और क्षार में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा। तो आप ये करके घर पे आराम से प्रैक्टिकल करके ये चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ये लिख लेंगे तो इसको मिटाते हैं सूजा के बारे में। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लवण के बारे में पढ़ लेते हैं। लवण को पढ़ने के बाद हम क्लास को ऑफ बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए। तो चलिए लवण कहाँ पढ़ते हैं। लवण वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका स्वाद कैसा होगा, तो जिसका स्वाद नमकीन होता है, जिसका स्वाद नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। लवण को प्राप्त कैसे किया जाता है, लवण को प्राप्त किया कैसे किया जाता है, या लवण को बनाया कैसे जाता है। तो लवण को हम बनाएंगे कैसे, तो जब हम अम्ल को क्षार के साथ मिलाएंगे यानी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो लवण प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, तो लवण प्राप्त होता है। लवण का रासायनिक प्रकृति कैसा होता है, तो लवण का रासायनिक प्रकृति, लवण का रासायनिक प्रकृति होता है लवणीय। कैसा होता है, तो लवणीय होता है। जैसे कि पसीना हो गया, आंसू हो गया, आंसू हो गया, नमक हो गया, इन सभी चीज में क्या पाया जाता है, तो नमकीन की मात्रा पाया जाता है, इसलिए हम किसे क्या बोलते हैं, तो लवण बोलते हैं। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम अगले टॉपिक में अगले क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उदासीनीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण क्या होता है। तो लवण को भी प्राप्त किया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे बताया ना अभी हम आपको अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। तो हम वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या पढ़ेंगे कि जब हम अम्ल को और क्षार को मिलाते हैं तो उससे नया पदार्थ का निर्माण होता है, जल का और लवण का। और उसके साथ साथ में उष्मा क्या होता है, तो उत्सर्जित होता है, उष्मा मुक्त होता है। तो वहाँ पे क्या तो हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इस अभिक्रिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।